बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर फाइन। यू आर वाचिंग बाबुल इल्म यूट्यूब चैनल एंड आई एम मुबशर हुसैन, लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर। हमने स्टार्ट की हुई है 10th क्लास की कंप्यूटर बुक चैप्टर 1 एंड टुडेज टॉपिक इज 1.2 प्रोग्रामिंग बेसिक्स। तो आइए देखते हैं कि प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या है। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा और वो ये है कि एक साइकिल बिल्डर है, उसके पास साइकिल का फ्रेम है साइकिल बनाने वाले के, और साइकिल के तमाम पार्ट्स हैं जिस तरह के सीट्स हैं, व्हील्स हैं, पेडल्स हैं वगैरह और भी। तो इन सारे पार्ट्स को अगर वो सही तौर पर कनेक्ट करेगा, जहां पे इनकी प्लेसेस हैं वहां पे इनको कनेक्ट करेगा तो साइकिल बनेगा भी और सही चलेगा भी। और अगर वो इन पार्ट्स को सही तौर पर कनेक्ट नहीं करेगा इनकी प्लेसेस पे, तो साइकिल सही भी नहीं बना और ये चलेगा भी नहीं। यही बिल्कुल एग्जांपल है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हमें प्रोवाइड करती है एक प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स। साइकिल में हमें मिले थे पार्ट्स, लैंग्वेज प्रोग्रामर को प्रोवाइड करती है प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स और एक सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करती है जिसको सिंटैक्स कहते हैं। और प्रोग्रामर ने इन ब्लॉक्स को अकॉर्डिंग टू रूल्स या सिंटैक्स जो लैंग्वेज ने प्रोवाइड किया है उसके मुताबिक प्रोग्राम में इन ब्लॉक्स को लिखना है। प्रोग्रामर ने जो लैंग्वेज ने प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए हैं, इन ब्लॉक्स को सिंटैक्स के मुताबिक लिखना है। अगर ये सिंटैक्स के मुताबिक लिखेगा तो जिस तरह साइकिल बिल्डर ने सही तौर पर पार्ट्स को कनेक्ट किया और प्रोग्रामर ने भी सही तौर पर ब्लॉक्स को रूल्स के मुताबिक सिंटैक्स के मुताबिक प्रोग्राम में लिखा, तो प्रोग्राम चलेगा, मतलब कंपाइल भी होगा और एग्जीक्यूट भी होगा। और अगर प्रोग्रामर ने इन ब्लॉक्स को सिंटैक्स के मुताबिक नहीं लिखा, रूल्स के मुताबिक नहीं लिखा, तो प्रोग्राम में एरर आएगा। इसको कहते हैं सिंटैक्स एरर। और ये जो सिंटैक्स एरर है ये जनरेट करता है कंपाइलर, मतलब आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। जब आपने इन ब्लॉक्स को सिंटैक्स या रूल्स के मुताबिक नहीं लिखा तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, मतलब सिंटैक्स एरर आएगा, मतलब कि वो कंपाइल भी नहीं होगा, एग्जीक्यूट भी नहीं होगा और उसकी आउटपुट भी नहीं आएगी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लिखा हुआ है एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स, कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ ब्लॉक्स होते हैं एंड प्रोवाइड सम रूल्स, और कुछ रूल्स प्रोवाइड करती है वो लैंग्वेज टू राइट एन एक्यूरेट प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को लिखने के। दिस सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज सिंटैक्स। इस सेट ऑफ रूल्स को सिंटैक्स कहते हैं। अब जो कुछ पढ़ा इसका मैं एक रिव्यू देता हूं, और वो ये है कि हर लैंग्वेज ने प्रोग्रामर को बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड किए और प्रोग्रामर ने इनको अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स के मुताबिक लिखा, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और अगर इन ब्लॉक्स को प्रोग्राम के अंदर सिंटैक्स के या सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखा तो सिंटैक्स एरर जनरेट होगा, कंपाइलर सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा, प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा इस पर और चलेगा भी नहीं। आज के लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है 1.2.2 स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है उसमें हेडर सेक्शन प्रोग्रामर लिखता है। हेडर सेक्शन को लिंक सेक्शन भी कहते हैं। और दूसरा है मेन सेक्शन या मेन फंक्शन, मेन सेक्शन है असल में ये। और तीसरा है बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। तो इनको जरा देखते हैं। पहले है हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन में एक जो प्रोग्रामर है वो फाइल को प्रोग्राम में शामिल करता है, इंक्लूड करता है। इन फाइल्स को हेडर फाइल्स भी कहते हैं। ये जो हेडर फाइल्स हैं इनमें कुछ फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं, यानी कि उन्होंने किस तरह से काम करना है, किस तरह से उनका यूजेज है, क्या उनकी फंक्शनैलिटी है, ये सारा कुछ प्री डिफाइंड है हेडर फाइल्स के अंदर। हेडर फाइल्स में जो हेडर फाइल हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे उसके अंदर जो फंक्शंस होंगे वही प्रोग्रामर प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकेगा। और अगर एक हेडर फाइल हम हेडर सेक्शन में शामिल नहीं करते तो उनके अंदर जो मौजूद फंक्शंस हैं उनको प्रोग्रामर प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं कर सकेगा।
तो इसका देखते हैं। ये तो पता चल गया कि हेडर फाइल क्या है, इसके अंदर क्या कुछ है, और अब ये है कि इसको प्रोग्राम के अंदर हमने इंक्लूड कैसे करना है। तो ये उसका जनरल सिंटैक्स है या जनरल स्ट्रक्चर है। जनरल स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह से है, आपने हैश लिखना है, इंक्लूड स्टेटमेंट लिखनी है, इंक्लूड लेस देन, और हेडर फाइल नेम, हेडर फाइल नेम। ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है किसी भी हेडर फाइल को प्रोग्राम के अंदर लिखने के लिए। तो आइए एक हेडर फाइल प्रोग्राम के अंदर शामिल करते हैं। वो मैंने इधर लहदा सेपरेट से लिखा है ताकि आपको पता चल सके। तो सबसे पहले हमने हैश लिखा, फिर इंक्लूड स्टेटमेंट लिखनी है, वो लिखी इंक्लूड, फिर लेस देन, आगे हेडर फाइल नेम। फॉर एग्जांपल हेडर फाइल नेम है stdio.h। इसमें जो stdio डॉट है, stdio ये नेम है फाइल का, और .h हेडर फाइल नेम की एक्सटेंशन है, जिससे ये पता चलता है कि ये एक हेडर की फाइल है। यूं कह लें कि हेडर फाइल नेम के साथ हमने .h का इजाफा करना है, जो ये बताता है कि ये एक हेडर फाइल है। और भी हम हेडर फाइल इस तरह इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड स्टेटमेंट लिखी और आगे math.h। इसके अंदर मैथ के जितने भी फंक्शंस प्री डिफाइंड हैं उनको यूजर प्रोग्राम में अब यूज कर सकता है। और ये जो stdio.h है, इसके अंदर इनपुट और आउटपुट फंक्शंस प्री डिफाइंड है। प्रोग्रामर scanf और printf ये बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये अब यूज कर सकेगा। अगर यहां पे मैं हेडर फाइल stdio.h ना लिखता तो मैं प्रोग्राम के अंदर scanf और printf फंक्शन यूज नहीं कर सकता था। तो ये है हमारा हेडर सेक्शन, जिसमें हम सिंपल बात हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, और किस तरह से करते हैं वो भी आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेन सेक्शन, जिसके अंदर हम मेन फंक्शन को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि कोई भी सी का प्रोग्राम आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जिसमें मेन फंक्शन नहीं होता। मेन फंक्शन नेसेसरी है, मस्ट आपने लिखना है, इसके बगैर सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। तो वो किस तरह से लिखते हैं, आप लिखें वॉइड मेन। ये हमने वॉइड मेन का फंक्शन प्रोग्राम के अंदर ऐड कर दिया, जो लिखना ही लिखना है प्रोग्रामर ने। उसके बाद थर्ड है, अच्छा एक बात इसकी और बता दूं कि जो मेन फंक्शन है ये कंपाइलर को बताता है कि यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ एग्जीक्यूशन आप किसको कह ले, ठीक, जो ये बताता है कि यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है हमारा बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। तो इसके बाद ये करली ब्रेसेस आएंगी। इन करली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ भी होगा वो बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन कहलाता है। मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि आपको पता चल सके। printf, इसके बाद हाई। तो ये मैंने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख दी जिसमें मैंने एक printf का फंक्शन लिखा है, और ये भी बता दूं कि ये मैं तब यूज कर सकता था अगर ये हेडर फाइल यहां पे मैंने इंक्लूड की थी। तो मैंने की हुई है, इसलिए इसको मैंने यूज कर दिया। बहरहाल ये इजाफी मालूमात थी। असल में ये है कि इस बॉडी इन ब्रेसेस के अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन कहलाएगी। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, और कमेंट्स बहुत जरूरी है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। असल में यह है कि पहले आप हेडर सेक्शन या लिंक सेक्शन लिखते हैं। इसमें हेडर फाइल्स होती हैं जिनमें कुछ फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं। जो हेडर फाइल आप हेडर सेक्शन में इंक्लूड करोगे उसके फंक्शंस आप प्रोग्राम के अंदर जाके यूज कर सकोगे। और हेडर फाइल को इंक्लूड करवाने का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो ये है, हैश इंक्लूड स्टेटमेंट लिखी और हेडर फाइल नेम। जिस तरह ये मैंने देखे हैश इंक्लूड की स्टेटमेंट डाली और आगे stdio.h लिखा, और इसी तरह हैश इंक्लूड और math.h लिखा। दूसरा पॉइंट इसका यह है कि मेन सेक्शन में आप मेन का फंक्शन लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम इसके बगैर नहीं होता, इसको मस्ट इंक्लूड करना होता है। उसके बाद बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन है, तो ब्रेसेस के अंदर जो कुछ भी आप लिखते हैं वो बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन है। यही आज का हमारा टॉपिक था। शुक्रिया।